हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन JK 21। फ्रेंड्स, फाइनली फिजिक्स का अगला टॉपिक लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। चैप्टर का नाम ही है, आप देख पा रहे हैं, दर्पण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इससे पहले मैं आपको जो कंप्लीट करवाया था, चैप्टर का नाम था प्रकाश, है ना। लाइट को बहुत अच्छे से हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपने ये वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाके इसे पूरा कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो चैप्टर है, टॉपिक है दर्पण, मिरर। इसमें आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, मैं आपको बार बार कहता हूँ, साइंस ऐसा सेक्शन है जो आपके एग्ज़ाम में बोनस पॉइंट होता है। तो इस सेक्शन को मजबूत कर लीजिए ताकि आपका यहाँ से अच्छा स्कोर हो और डेफिनेटली इस पर अच्छा पकड़ होगा तो रिजल्ट आपका कंफर्म है। चलिए, तो ये जो दर्पण का ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं इसका शब्दावली कुछ है ना, खासतौर पे बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है ना, एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इसमें जो हम लोग पॉइंट को कवर करेंगे, और समतल दर्पण, प्लेन मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर के उपयोग से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में बेसिक बातें और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का, इसके बारे में एकदम डिटेल में सारी चीज़ें को समझने वाले हैं। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे या फिर उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा, उसका स्थिति क्या क्या होगा, यहाँ पे हम लोग विथ डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ समझने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होगा तो इसका कौन कौन सा स्थिति बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लास्ट में देखेंगे आवर्धन, मैग्नीफिकेशन, और लास्ट में हम लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। देख सकते हैं भाई, आपको यहाँ पे ये सारे की पॉइंट तैयार करने हैं जो कि मैं खुद आपको करवाता हूँ। ध्यान दे, मैं पुनः कह रहा हूँ कि ये PDF आपको मैं दे चुका हूँ आपके बैच में, इसे प्रिंट आउट करवा के पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम रिविजन कर लेना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर दर्पण का डेफिनेशन क्या है, दर्पण हम लोग किसे कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे साफ शब्दों में मैं लिख दिया हूँ कि दर्पण जो है कांच का ही एक भाग है ना, शीशा, समझ रहे हैं ना, कांच का ही एक भाग है जिसकी चिकनी सतह, मतलब जिसकी एक सतह जो है चिकनी और तथा दूसरी सतह जो है परावर्तक रिफ्लेक्टर होता है, अर्थात पॉलिश की हुई होती है। नहीं समझे, कोई बात नहीं। जो कि फिजिक्स में क्या है ना, इसका जो शब्दावली होता है, इसका जो टर्मिनोलॉजी होता है, शब्दावली होता है, इनका जो टर्मिनोलॉजी होता है यही परेशान करते हैं, इसका शब्दावली। लेकिन आज के बाद आपको ना इससे लगाव हो जाएगा। चलिए, तो ये जो आपने डेफिनेशन देखा दर्पण में, तो देखो भाई, ये मान लो कि समतल दर्पण है, जो जिसमें आप तस्वीर देखते हो ना घर में, ऐना लगा हुआ है ना आपके दर्पण यहाँ पे। तो देखो, एक सतह यहाँ पे क्या किया गया है कि पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। मान लो कि ये जो है कैंडल है और ये यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। ये दिख तब रहा है जब इस पर पॉलिश किया हुआ है तब, नहीं तो नहीं दिखता। यही कह रहा है, यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि दर्पण कांच का ही एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक, रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे जो चिकनी सतह था उस पर हम लोग क्या किए हैं, लेप लगा दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं ना, तभी ये जाके यहाँ से रिफ्लेक्टर बना। समझ रहे हैं ना, बेसिक बातें हैं, बहुत आसान होता है। तो कह रहा है कि एक चिकनी सतह तथा दूसरी सतह परावर्तक, रिफ्लेक्टर, पॉलिश की हुई होती है। बस इतना सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि दर्पण के प्रकार को, टाइप ऑफ मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमूमन जो है दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण, एकदम सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं, दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं इंग्लिश में, और गोलीय दर्पण आप सबको पता ही है कि स्फेरिकल मिरर है, ये इंग्लिश में से कहते हैं। तो गोलीय दर्पण को भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो बस इतना ही करना होता है इस टॉपिक में और आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो जब भी आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे तो की पॉइंट आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है ना। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि कुछ शब्दावली, इनके जो कुछ शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे प्रतिबिंब क्या होता है, बिंब क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आइए, इसे समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम पे लेके चलता हूँ और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है ना, ये ज़रूरी होता है। चलो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पहले शब्द को समझिए, इनके शब्द को, आसान है, बहुत आसान है।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई बिंब क्या होता है ना। एक मिनट, बिंब, दूसरा पॉइंट को कवर करने वाले हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। उसके बाद यहाँ पे देखने वाले हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और यहीं पे हम लोग देख लेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार ना इसका डेफिनेशन पे चलिए कि डेफिनेशन क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैं डायग्राम, चलो पहले डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये जो बिंब होता है ना, देखो मैं एक क्या करता हूँ, एक कैंडल बनाता हूँ यहाँ पे, बहुत आसान है। और ये भाई लाइव कर रहा हूँ आपके सामने सब कुछ है ना, ऐसा नहीं कि मैं पहले बना के आया हूँ। चलो ये कैंडल चल रहा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक तस्वीर बनाता हूँ। आप देख सकते हैं किसका, तो दर्पण का, ठीक ना। इसे थोड़ा सा साइड कर लिया, एक यहाँ पे मैं दर्पण बनाता हूँ, है ना, इस तरीके से। तो जैसे बात, एक साइड यहाँ पे पॉलिश होगा, ठीक है। चलो कर देता हूँ यहाँ पे। अब यही कैंडल का तस्वीर इसमें बना रहा हूँ मैं, इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझे और रटे नहीं, ये सेक्शन रटने वाला है ही नहीं। अब देखो ये दर्पण आपको दिख रहा होगा, और ये आपको कैंडल दिख रहा है ना, मोमबत्ती दिख रहा है। तो मोमबत्ती क्या है, तो यही मोमबत्ती हो गया बिंब, है ना। ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा बिंब को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, ऐसे हम लोग कहते हैं भाई ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, बेसिक बातें हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे हुआ ये है कि ये जो आपको कैंडल दिख रहा होगा, कैंडल का प्रतिबिंब कहाँ पे, ये दर्पण जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दर्पण पे जाके बन गया। तो ये कैंडल है, इसी कैंडल को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब कि बिंब। अब ये कैंडल का तस्वीर जाके किस में छप गया, दर्पण में छप गया। तो हम लोग इसे बोल देंगे, ये जो छपा हुआ कैंडल आपको दर्पण में दिख रहा होगा, इसे हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब, ठीक है। अब यहाँ पे बोलिएगा कि सर बिंब तो हमें समझ में आ गया, तो बिंब बोलेंगे किसे। देखो भाई बिंब जो है ना, जो स्वयं जो है क्या करेगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा, या फिर ऐसे वस्तु होगा बिंब जो प्रकाश को परावर्तित करेगा। मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, ये मान लो कि ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ा, पड़ने के बाद ये प्रकाश जो है ये परावर्तित होना चाहिए, उसे ही हम लोग बिंब कहेंगे। तो बिंब के कंडीशन में दो चीज़ें, बिंब जो है उसे कहेंगे जो खुद प्रकाश उत्पन्न करे, या फिर दूसरा कंडीशन में क्या होगा, कोई भी वस्तु होगा तो जो कि प्रकाश किरणों को परावर्तित कर सके, है ना, तो उसे ही हम लोग बिंब कहेंगे। प्रतिबिंब अब क्या हो गया, तो आप कहिएगा सर प्रतिबिंब जो होता है ना, जो आप देख रहे हैं, जो तस्वीर दर्पण में बन रहा है, वही प्रतिबिंब होता है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये दोनों पॉइंट आपने समझ लिया, बिंब और प्रतिबिंब। अब यहाँ पे परावर्तन और अपवर्तन भी मैं समझा दूंगा, हालांकि मैं ये चीज़ें लाइट वाले चैप्टर में बहुत कायदे से पढ़ा दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एक बार देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे ना प्रकाश की किरणें कहाँ पे पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर देखो यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको कैंडल दिख रहा होगा, कैंडल की जो प्रकाश है, कैंडल की जो प्रकाश है वो जाके किस पे पड़ा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दर्पण में तस्वीर बना, आपको साफ साफ दिख रहा है ना। बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये परावर्तित होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस बनेगा, एक मैं और यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों तस्वीर को। एक यहाँ पे दो तस्वीर मैंने ड्रॉ कर लिया। देखो प्रकाश किरण यहाँ पे जा रहा है दर्पण पे, दर्पण पे जाने के बाद क्या हो रहा है कि ये परावर्तित होगा, ये आपतित किरण है। ये आपतित किरण किसे कहेंगे सर, आप कहेंगे सर ये जो कैंडल दिख रहा होगा, कैंडल से जाके प्रतिबिंब पे पड़ रहा है, तो ये मतलब जा रहा है, ऐसे आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण किसे कहेंगे, यहाँ पे जो है फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जाके एक कंडीशन क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पे जाके मिलेगा। दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि प्रकाश किरण जा रहा है, जाने के बाद यहाँ पे कहीं पे मिलाइए। अभी मैं समझा देता हूँ कि परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। दोनों केस मैं समझा दूँगा। मैं थोड़ा सा डायग्राम जल्दी जल्दी में ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें डायग्रामिकली समझ में आ जाए। इसमें क्या होगा कि हमें पता चल रहा है कि प्रतिबिंब कहीं पीछे बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब में। चलो यहाँ पे एक कैंडल बनाता हूँ, ये ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पर्दा बनाता हूँ, बनाना ज़रूरी होता है भाई। चलो यहाँ पे ये कर लेता हूँ, पर्दा बनाइएगा दोनों केस में।
तब आपको समझ में आ जाएगा। ये पर्दा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक पर्दा बनाता हूँ, ये पर्दा बना रहा हूँ, ये वाला जो है ये पर्दा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक तस्वीर बनाता हूँ फिर से कैंडल का। तो यहाँ पे कैंडल आपको उल्टा दिख रहा है। अब देखो यहीं पे सब कुछ छिपा हुआ है इसी डायग्राम में। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है ना, बिंब या प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे। तो यहाँ पे हुआ ये कि देख सकते हो कि प्रकाश की किरणें कहाँ से, कैंडल से जाके दर्पण पे पड़ा, दर्पण पे पड़ने के बाद आप देख सकते हैं, है ना, ये प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त हो गया। और ये कब प्राप्त हुआ, जब यहाँ पे दोनों पॉइंट, यहाँ पे दोनों बिंदु एक जगह कहीं ना कहीं यहाँ पे मिला, और मिलने के बाद जो है यहाँ पे पर्दे पर प्राप्त हो गया, है ना। तो इसे हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और ये देखो ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जाके क्या हुआ, यहाँ पे आपतित किरण गया यहाँ पे दर्पण पे, फिर परावर्तित हुआ, परावर्तित होने के बाद एक जगह एक बिंदु पे जाके मिला, मिलने के बाद जो है यहाँ पे जैसे आपको कैंडल यहाँ पे दिख रहा है ना, सेम टू सेम कैंडल यहाँ पे आपको दिखा, लेकिन ये उल्टा दिखा, ठीक है, लेकिन सेम टू सेम आपको दिख रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब दूसरा केस में वास्तविक प्रतिबिंब से क्या समझ में है कि ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब या फिर किया जाता है, जा सकता नहीं किया जाता है, ठीक है, आपने देख लिया। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, तो यहाँ पे भी प्रकाश की किरणें गया, आप देख सकते हैं जा रहा है, फिर से परावर्तित हो रहा है। तो परावर्तित होने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको प्रकाश की किरणें ही दिख रहा है ना, ये प्रकाश की किरणें ही दिख रहा है। वस्तु कहाँ पे दिख रहा है, तो देखो ये दर्पण के पीछे दिख रहा है, ठीक है। आपको वस्तु का स्थिति ऐसा आभास होता है कि वस्तु दर्पण के पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। आप देखेंगे ना काल्पनिक प्रतिबिंब में, तो आपको आभास होगा कि ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। दोबारा सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, प्रकाश की किरणें दर्पण में जाके वहाँ से क्या होगा, परावर्तित होगा। आपतित किरण परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर कहीं पे जाके मिलेगा, मिलने के बाद जो है जैसे यहाँ पे तस्वीर है या फिर जो बिंब है या फिर प्रतिबिंब है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को एज इट इज किस पे उतार देगा, पर्दे पे उतार देगा। यहाँ पे क्या होगा भाई काल्पनिक में कि भाई जो भी वस्तु है उसे पर्दे पे उतारने के बजाय ये पीछे में तस्वीर को बना देता है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं पर्दे पर जो है इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है काल्पनिक प्रतिबिंब को। बस इतना सा ध्यान रखना है यार, आगे हम लोग डिटेल में और चर्चा करेंगे। तो इसका बस यही कंसेप्ट था। बिंब आपने समझ लिया, ऑब्जेक्ट आपने समझ लिया, प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज आपने समझ लिया। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे और चीज़ों को यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिंब का जो है ना, बिंब आप और प्रतिबिंब आपने बहुत कायदे से समझ लिया है, तो आशा करते हैं कि डाउट अब नहीं रहा होगा। देखो क्या होता है, बिंब का डेफिनेशन भी यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। कह रहा है कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन आपने देख लिया क्या होते हैं। तो परावर्तन अपवर्तन मतलब कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन है ना। परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं और परावर्तन अपवर्तन को, सॉरी अपवर्तन नहीं, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं ना। तो कह रहा है कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जो है एक दूसरे को काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे को बिंदु पे काटा, जब एक दूसरे को बिंदु पे काटा आप देख सकते हैं तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बना, और यहाँ पे एक दूसरे को बिंदु पे काटते हुए प्रतीत हुआ, लेकिन एक्चुअल में काट नहीं रहा है, काटते हुए यहाँ पे प्रतीत हुआ, तो उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो बिंब का डेफिनेशन आपने समझ लिया, ठीक है, बहुत आसान है। तो कह रहा है कि उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो देखो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपको यहीं से आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है सर। तो आपने ऑलरेडी डायग्राम से समझ लिया है, तो ऊपर भी एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो कह रहे कि प्रकाश किरण परावर्तन है ना, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोबारा सुनिए, कह रहा है, अब यहीं पे लोग गलती करते हैं, नहीं करना है गलती। प्रकाश किरण परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार तस्वीर पे, तो देखो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। तो प्रकाश की किरण है, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो एक मिनट, यहाँ पे कौन सा कलर लूँ, चलो यहाँ पे लेता हूँ। देखो ये मोमबत्ती से प्रकाश किरण गया दर्पण में, ये आपतित हुआ, उसके बाद यहाँ पे परावर्तित हो रहा है ना, ये आपतित हो रहा है। परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पे जाके मिला, मिलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर, जैसे तस्वीर यहाँ पे कैंडल का है, मोमबत्ती का है, वैसा ही यहाँ पे बना दिया पर्दा पे, है ना। और ये उल्टा बनाया है, सेम टू सेम बनाया है, उल्टा बनाया है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, ठीक है।
काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, जरा सा एक बार डिफिनेशन को देख लो। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कि प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहता है। ये हमेशा सीधा होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये काल्पनिक प्रतिबिंब के कंडीशन में देख लो भाई, ये कैंडल है, कैंडल का यहाँ पे प्रकाश की किरण गया दर्पण पे, ये आपतित हुआ, आपतित होने के बाद यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित हो गया है ना, परावर्तित हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे परावर्तित हो रहा है। परावर्तित होने के बाद जाहिर सी बात है ये पर्दे पर ये तस्वीर नहीं बना रहा है, तस्वीर जो है दर्पण के पीछे बना रहा है, लेकिन प्रतीत हो रहा है यहाँ पे कि भाई दर्पण, ये दर्पण के पीछे ये क्या कर रहा है, क्या आप कहेंगे सर, ये प्रतीत हो रहा है कि ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हो रहा है, आभास हो रहा है कि दर्पण के पीछे, एक मिनट, ये बिंब को बना रहा है, प्रतिबिंब को बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे आभास हो रहा है, यहाँ पे पर्दे पर जो है ये प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी बोल सकते हो इसे, ठीक है, बस काम खत्म। चलिए, तो ये दोनों का डेफिनेशन भी आपने समझ लिया। अपवर्तन परावर्तन मैं पुनः कह रहा हूँ कि लाइट वाला चैप्टर में से बहुत कायदे से पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे तस्वीर में भी आप चाहे तो देख सकते हो, हालांकि मैं यहाँ पे भी डायग्राम बना दिया हूँ, आप देख सकते हो ये दर्पण है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये दर्पण है, मान लो कि यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो किरण जा रही है यहाँ से, फिर से क्या हो रहा है, ये परावर्तित हो रहा है और प्रतिबिंब यहाँ पे एज इट इज प्रतिबिंब बना है ना, ये उल्टा बना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बिंब का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रतिबिंब का बना रहा है, ठीक है। तो ये वास्तविक के संदर्भ में है। काल्पनिक में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, फिर से परावर्तित होने के बाद देख सकते हैं, परावर्तित होने के बाद ये एक दूसरे को नहीं काट रहा है बिंदु पर, लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, आभास हो रहा है ना, तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपने देख लिया, ठीक है। तो ये ऐसा इसका तस्वीर होता है, बस काम खत्म। चलिए आगे बढ़ जाते भाई। अब यहाँ पे देख लीजिए कि भाई समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है ना। देखो जैसे आप अपने घर में यूज जो करते हैं ना, हम लोग घर में यूज करते हैं ना, जाहिर सी बात है वो प्लेन मिरर ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है, यहाँ पे मान लो कि एक व्यक्ति है, यहाँ पे भी निकाल दो तो ये कहीं ना कहीं देख सकते हो ये क्या है, ये समतल दर्पण ही है, ठीक, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो व्यक्ति है और यहाँ पे दर्पण में भी दिख रहा होगा। चलिए देख लेते हैं, कह रहा कि यदि परावर्तक सतह जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, परावर्तक सतह क्या होता है भाई, ये पॉलिश किया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं, तभी तो जाहिर सी बात है मैंने आपको बोला क्या, दर्पण क्या होता है, एक तरह का शीशा ही होता है। तो जब एक भाग उनका पॉलिश कर दिया जाता है, शीशा को एक तरफ, मतलब कि कांच को जो है एक साइड से पॉलिश कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही होता है परावर्तक सतह, ठीक है ना, यही कह रहा है। तो कह रहा है कि यदि परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिव सरफेस समतल दर्पण है ना, यहाँ पे देख सकते हैं समतल हो, मतलब कि प्लेन हो, तो ऐसे हम लोग जो है क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। और इस दर्पण की दूसरी सतह जो है चांदी, मतलब कि सिल्वर अथवा पारे, आप देख सकते हैं, का लेप किया जाता है। ये जो सतह है इनका जो परावर्तक सतह होगा उसको किसका लेप लगाया जाता है, या तो सिल्वर का होगा, चांदी का, या फिर पाड़े का, आप देख सकते हैं लेप किया जाता है। तो ये कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्टिव जो है सतह बनता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुणधर्म को देखना है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। क्या क्या कंडीशन बनता है, थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। देखो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव आभासी, मतलब कि वर्चुअल होता है। अच्छा, वो बोला जो मैं आपको पॉइंट समझाया था वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में, तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि ये वस्तु हमेशा जो है ये सीधा बनता है, देख सकते हैं ना, सीधा बन रहा है ना प्रतिबिंब, यहाँ पे आप देख सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और ये दर्पण के पीछे बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो रहा है, हमेशा उल्टा बनेगा और ये वास्तविक बनता है ना, आप देख सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये दोनों कंडीशन ध्यान रखिएगा, माइंड में रखना है, बस यही खेल है दर्पण में। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, समतल दर्पण का जरा सा देखिएगा। तो कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी और सीधा होता है। आपने देखा आभासी और सीधा क्या होता है, अभी देख लिया। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है ना। जो मान लो कि ये समतल दर्पण है, यहाँ पे आप तस्वीर में आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि मोमबत्ती है, ये दर्पण है, तो जितना बड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा वस्तु है, तो ये दर्पण में उतना ही बड़ा दिखता है ना। तो ये सारे की पॉइंट आपको माइंड में रखना है, क्वेश्चन यहीं से आता है। कह रहे कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर कितना से, तो भी वेग से गतिमान हो,
तो उस वस्तु का जो बिंब होगा, प्रतिबिंब जो होगा दर्पण में, प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से जो है गतिमान हो तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v वेग से जो है 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। कहने का मतलब, मान लो कि ये दर्पण है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, लेकिन इसमें देखेगा, समतल दर्पण में देखेगा तो उन्हें प्रतीत होगा कि हम जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। बस इतना ध्यान रखना है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं इस लाइन से, उस वस्तु का आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। कहने का मतलब, मान लो कि व्यक्ति का जो है व्यक्ति जो है, मान लो कि ये 5 फीट का है ना, कितने का भाई, कोई व्यक्ति मान लो कि ये व्यक्ति है, ये 5 फीट का है, तो दर्पण जो है इसका आधा रहना चाहिए समतल दर्पण। मैं समतल दर्पण के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कितने का होना चाहिए, तो ये 2.5 मतलब 2.5 फीट का होना चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में वो पूरा दिखेगा। तो वही लाइन में यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब में जो है, अगला लाइन है ये, तो वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है। इसे पार्श्व जो है परिवर्तित प्रतिबिंब भी कहते हैं। बेसिक बातें हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जाहिर सी बात है, आप प्रतिबिंब में समतल दर्पण में जो अपना तस्वीर देखते हैं या फिर जो हम लोग दर्पण यूज करते हैं वो खासतौर पे समतल दर्पण ही होता है। तो उसमें आप देखेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो जो आपका ये राइट साइड है इसमें दर्पण में आपको वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। बेसिक बात है यार, समझ तो आप लोगों को, जाहिर सी बात। अब यहाँ से प्रश्न ये पूछता है कि भाई समतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, इसके यूज़ के बारे में पूछ लेते हैं। जो लाइन लिखा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे लाइन। तो देखो भाई, समानतः इसका प्रयोग जो है दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोल दिया हूँ कि भाई उसमें हम लोग करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुदर्शी और परिदर्शी। अच्छा, एक बार ना आप देखे होंगे तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन कैलेडोस्कोप से बहुदर्शी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। तो पहले देखो बहुदर्शी होता क्या है। तो बहुदर्शी में जो है 2 अथवा 2 से अधिक, इस लाइन को देखिएगा, मैं लिख दिया हूँ सारे लाइन। तो बहुदर्शी में क्या होता है, एक बार मैं दोबारा इसे रिपीट कर दे रहा हूँ ना। कह रहा है कि ये जो समतल दर्पण का जो उपयोग है, मैं अभी आपको उपयोग बता रहा हूँ, यूज ऑफ प्लेन मिरर्स। तो कह रहा है कि समानतः इसका उपयोग जो है दैनिक जीवन में तो हम लोग कर ही रहे हैं। देखो, ये आप कई बार ना बढ़ई लोग जो दर्पण को यूज़ करते हैं, आप सैलून में जाते हैं, वो लोग भी दर्पण को जो यूज़ करते हैं वो समतल दर्पण ही होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो दैनिक जीवन में दर्पण के जो उपयोग किया जाता है वो समतल दर्पण ही होता है। इसका उपयोग जो है बहुदर्शी कैलेडोस्कोप और यहाँ पे परिदर्शी मतलब कि पेरिस्कोप में किया जाता है, ठीक है। तो बहुदर्शी क्या होता है सर, तो बहुदर्शी में 2 या 2 से अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। बहुदर्शी में 2 या 2 से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं के प्रतिबिंब दिख सके। दोबारा सुनिए, बहुदर्शी में 2 अथवा 2 से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे के या फिर एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखा सके, है ना। तो ये होता कैसे है, देखो आप नाई की दुकान पे जाते हैं, है ना, मैं बात कर रहा हूँ बहुदर्शी में। तो नाई की दुकान पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है, एक शीशा तो आपके सामने लगा हुआ होता है, दूसरा शीशा जो है पीछे लगा हुआ होता है। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे आगे वाला तो आपका आगे वाला बाल दिखता है और पीछे वाला से आपको आप देखेंगे तो आपके पीछे वाला भी बाल आपको दिख जाता है कि भाई कैसे जो है नाई बाल का कटिंग किया है, पिछले वाला भाग भी दिख जाता है। तो यही होता है भाई कैलेडोस्कोप, है ना, बहुदर्शी। बेसिक बातें हैं। तो बहुदर्शी का इतना ध्यान रखना कि भाई 2 या 2 से अधिक समतल दर्पण का जहाँ पे उपयोग होगा, प्लेन मिरर का जहाँ पे उपयोग होगा, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुदर्शी, है ना, कैलेडोस्कोप उसे कहेंगे। अब यहाँ पे पारदर्शी क्या होता है जरा सा देखिएगा। तो आइए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। तो ये पारदर्शी की मैं बात कर लूँ, है ना, पारदर्शी या फिर पारदर्शी बोल सकते हैं, लेकिन इसे पारदर्शी होता है, पेरिस्कोप होता है। इसे पारदर्शी भी आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में आप पेरिस्कोप ही पढ़ेंगे। देखो ये होता क्या है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं पारदर्शी का उपयोग जो है दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। ये सामान्यतः पनडुब्बियों में प्रयोग जो है किए जाते हैं, पनडुब्बियों में उपयोग किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, है ना। कहाँ पे उपयोग होता है ये, तो पनडुब्बियों में। किसका, तो आप कहेंगे सर ये पेरिस्कोप का। देखो जो सबमरीन होता है ना, पनडुब्बी होता है, पारदर्शी जहाँ पे यूज होता है, तो सबमरीन का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो वो क्या होता है कि जैसी बात है कि आप देखेंगे तो ये समुद्र के नीचे चलता है, पानी में चलता है। तो उन्हें
पानी में वो चलता है तो जाहिर सी बात है इसे पानी के बाहर की चीज़ों को ना, जो वातावरण है वहाँ की चीज़ों को अगर देखना होता है तो उसमें जो ये लोग प्रयोग करते हैं ना, यहाँ पे देखो मान लो कि ये पानी है और यहाँ पे बाहर की वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेरियोस्कोप लगा हुआ है आप देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बाहर के वस्तु को जो देखेगा तो इसी पेरियोस्कोप से दिखेगा। तो ये कहाँ पे प्रयोग होता है, तो पनडुब्बी में, सबमरीन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि है ना कि भाई पेरियोस्कोप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें यहाँ पे ये होता है कि देखो भाई यहाँ ऊपर में, यहाँ पे है ना, ऊपर में यहाँ पे भी दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ ऊपर में जो है ना 45 डिग्री के एंगल पे, कितने डिग्री का, 45 डिग्री के एंगल पे जो है प्लेन मिरर यहाँ पे लगाया जाता है। तो और यहाँ जो आप नीचे में देख रहे हैं यहाँ भी आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, कुछ जो है यहाँ पे भी 45 डिग्री के एंगल पर जो है समतल दर्पण लगाया जाता है। और आसानी से जो है, जैसी बात है आप सबको पता है कि पनडुब्बी जो होता है वो पानी के अंदर चलता है, सबमरीन आप सबको पता ही होना चाहिए। तो बाहर के वस्तु को देखने के लिए ये लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसमें यूज़ कैसे होता है मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, है ना, पेरियोस्कोप का। तो देखो पहले यहाँ पे 45 डिग्री पे एक दर्पण लगाएगा, यहाँ पे लगाएगा। तो देखो पहले जो है ना इसे यहाँ पे वस्तु को दिखाएगा, उसके बाद यहाँ पे से क्या होगा कि फिर यहाँ पे वस्तु को दिखाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे वस्तु को देख पाएगा, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। दोबारा जो है आप एक बार इस लाइन को देख लीजिएगा, मैंने क्या लिखा हूँ कि पारदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ जो साइट, मतलब कि दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ये सामान्यतः जो है पनडुब्बियों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं गोलीय दर्पण। अभी हम लोग समतल दर्पण के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समतल दर्पण को कंप्लीट कर लिए हैं, गोलीय दर्पण को देखते हैं, स्फेरिकल मिरर को। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। क्या है भाई, करेक्ट, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले भाग हो अथवा गोलाकार स्फेरिकल सतह से निर्मित किया गया हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, हम लोग स्टार्टिंग में देख लिया था, एक उत्तल दर्पण, दूसरा जो है अवतल दर्पण, ठीक है। तो देखो भाई गोलीय दर्पण को ना, मान लो कि ये गोलीय दर्पण है, जैसे चीज़ों को समझिए, ये गोलीय दर्पण है, तो इसका जो है बीचों बीच इसे जो हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट करने से क्या, एक बार दोबारा समझिए, ये जो है क्या है, गोलीय दर्पण है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने गोलीय दर्पण को क्या किया भाई, दो भागों में काट दिया। काटने के बाद जो है ये उभरा हुआ जो भाग होगा इस साइड का, है ना, आप देख सकते हैं, इसे हम लोग कहेंगे उससे उभरा, उससे उत्तल दर्पण कहेंगे। ये उभरा हुआ भाग ये है भाई, ये अंदर में बन रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या होगा ना कि वीडियो में यहाँ पे क्या हो गया है, रिकॉर्ड करते समय आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, मैं पुनः जो है रिपीट कर दे रहा हूँ, ज़रा सा देख लो। ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। गोलीय दर्पण को जो यहाँ पे दो भागों में काट दिए। काटने के बाद जो ये उभरा हुआ भाग है, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है ना अंदर की तरफ ये हिस्सा उभरा हुआ है ना, ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, है ना। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हैं, इसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहेंगे। अवतल दर्पण में क्या होगा कि भाई आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको दिखेगा तो ये भाग ना, अवतल दर्पण में क्या होगा, ये भाग जो है ना, ये जो मेन भाग है ना, जहाँ पे पॉलिश नहीं किया हुआ है ना, जहाँ पे आपको वस्तु दिखेगा, तो ये वाला भाग मैं कह रहा हूँ, तो ये अंदर की तरफ है, और जहाँ पे पॉलिश होगा ये बाहर की तरफ आपको दिखेगा ऐसे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कि अवतल दर्पण, और इसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक। तो दोनों समझ में आ गया। गोलीय दर्पण को जैसे हम लोग दो भागों में काटे, तो जो उभरा हुआ भाग है दर्पण का, यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। और ये एक बार पुनः समझ लीजिए, उत्तल दर्पण में जो है जहाँ पे वस्तु रखा जाएगा, यहाँ पे चीज़ों को समझिए यार, है ना, यहाँ पे जो वस्तु को रखा जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये भाग क्या है, उभरा हुआ है, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण में क्या होगा, जहाँ पे वस्तु रखा जाएगा ये नीचे की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। बस गोलीय दर्पण को दो भागों में काटे हैं तो हमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण मिल गया, ठीक है। बेसिक बात है यार, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब आइए इसके बारे में डिटेल में हम लोग, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, है ना। देखो इसका जो लेफ्ट साइड होता है उत्तल दर्पण में, जहाँ पे वस्तु रखते हैं, ठीक है, ये तो इधर इस साइड में तो पॉलिश किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो, लेकिन उभरा हुआ जो भाग है, ऊपर की तरफ जो उठा हुआ भाग है, यहाँ पे वस्तु कुछ रखा जाएगा, प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, तो ये लेफ्ट साइड में होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा भाई, कॉन्वेक्स में क्या होगा, लेफ्ट साइड पे इसका जहाँ पे वस्तु रखा जाएगा ये धंसा हुआ है, अंदर की तरफ है, लेकिन पॉलिश जो है जहाँ पे किया हुआ है वो उभड़ा हुआ है, जस्ट इसका अपोजिट है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को आपने देख लिया, उत्तल दर्पण और कॉन्वेक्स और कॉनकेव को। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, जो मैं समझाया हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। करे कि वह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह, बाहरी सतह, दोबारा समझ लीजिए, मैं पुनः कह रहा हूँ कि वीडियो को 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और डेफिनेटली आप वीडियो को एक बार देख लेंगे ना शुरू से लेकर अंत तक, तो भाई आपके दिमाग में सेट हो जाएगा सारी चीज़ें। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, टफ नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है।
उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर क्या है भाई? तो कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह उभरी हुई हो। ज़रा सा एक बार मैं एक तस्वीर और बना देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखो भाई बाह्य सतह क्या है, उभरी हुई है ना। देखो ये है जहाँ पे पॉलिश किया हुआ है, बाहरी सतह इसका ये हो गया, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, वही तो कह रहा है जो मैं अभी आपको समझाया हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसकी बाह्य सतह उभरी हुई हो उत्तल दर्पण कहलाती है, जिसकी आंतरिक सतह लेपित किया मतलब कि पॉलिश किया जाता है। तो मैंने बोला हूँ ना अभी ये वाला हिस्सा, एक बार पुनः देख लीजिए, बस मेरा काम है कि भाई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ये अंदर वाला हिस्सा लेपित किया है ना, ये जो आपको इस तरीके से तस्वीर दिखेगा तो इसका मतलब भाई लेपित किया जा रहा है, और ऊपर वाला हिस्सा जो बाहरी हिस्सा है यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तल दर्पण का केस है। अवतल दर्पण में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है ना, तो ये ध्यान रखना। दोबारा एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि यदि गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह उभरी हुई हो उत्तल दर्पण कहलाती है, जिसकी आंतरिक सतह को लेपित किया जाता है। यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणें की जो है या फिर किरणों को फैलाता है। ये क्या करता है भाई? किरणों को फैलाता है। अवतल दर्पण किरणों को फैलाता है। ठीक है, अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे जो है अपसारी दर्पण है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कैसे? तो उत्तल दर्पण को। ठीक, अब यहाँ पे अवतल दर्पण को अच्छा उत्तल दर्पण की मैं बात कर लूँ तो उत्तल दर्पण ना लाइट बिहेवियर होता है, प्रकाश को बिखेरता है, अभी आपने देख लिया। और ये लाइट बिहेवियर है, दोनों लाइन अलग अलग है। और इमेज की मैं बात कर लूँ तो यह जो है लाइट बिहेवियर भी होता है, लाइट बिहेवियर भी होता है उत्तल दर्पण, और इमेज बिहेवियर मतलब कि बड़े से छोटा इमेज बनाता है, बड़े इमेज को छोटा में बनाता है, बड़े इमेज को छोटा में बनाता है। लाइट बिहेवियर मतलब कि प्रकाश को बिखेरता है ना, दूर तक, यहाँ पे प्रकाश को एकदम बिखेरेगा। ठीक है, इमेज को, ये बड़ा इमेज है तो इसे जो है एकदम छोटा इमेज बनाएगा, और ये पूर्ण रूप से इमेज बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों लाइन है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग ध्यान रखना, ये क्या होता है? लाइट बिहेवियर, प्रकाश को बिखेरता है। इमेज बिहेवियर होता है मतलब कि बड़े से छोटा करता है इमेज को। ठीक, बस इतना सा ही ध्यान रखना है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, उपयोग कहाँ पे होता है? देखो स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, मोटर कार में, बस में जो मिरर के रूप में जो प्रयोग होता है ना भाई, तो पीछे के वाहनों को देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है जिस दर्पण को, ये उत्तल ही दर्पण होता है। ठीक है, अब ध्यान रख लीजिएगा। जाहिर सी बात है उत्तल दर्पण को बड़ा वस्तु को छोटा दिखाएगा, पूरे वस्तु को छोटा में दिखा लेगा तो उत्तल दर्पण होगा। तो गाड़ी में प्रयोग हम लोग करेंगे ना, इसे मोटरसाइकिल में करेंगे, स्कूटर में करेंगे, कार में करेंगे, बस में करेंगे, ये सब में इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में आपने देख लिया। इसे जो है रियर व्यू या फिर व्यू मिरर के रूप में भी इसका प्रयोग में लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिखा हूँ, यह स्ट्रेट है, इसे सही कर लीजिएगा। यह स्ट्रेट लैंप है ना, आप देखेंगे ना सड़क पे लगा हुआ रहता है इस तरीके से। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। या स्ट्रेट लैंप में भी इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। यह आप देखेंगे ना, मान लो कि ये सड़क है, सड़क पे आप देखेंगे ना, खासतौर पे ये शहर सब में होता है, तो ये इस तरीके से स्ट्रीट लैंप लगाया जाता है। तो इसमें भी स्ट्रीट लैंप में, स्ट्रीट यहाँ पे स्ट्रीट होता है, सॉरी स्ट्रीट में बोल दिया हूँ क्या, स्ट्रीट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रीट, इसे सही कर लीजिएगा पीडीएफ में। स्ट्रीट लैंप में जो है ना रोड साइड में लगा हुआ रहता है, ये इस तरीके से लाइट लगा रहता है, इसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्रकाश को बिखेरता है, तो प्रकाश को बिखेरेगा, ज़्यादा दूर में जाएगा प्रकाश, है ना, ऐसे भी ध्यान रख सकता हूँ। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई अवतल दर्पण। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण देख लिया हम लोग, क्या क्या देख लिया भाई? हम लोग देख लिया भाई कि भाई समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अब हम लोग अवतल दर्पण को देखते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स है ये, है ना, सॉरी कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये। ठीक, अवतल दर्पण है। चलो, करें कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर झुका हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ। देखो गोलीय दर्पण को दो भागों में काटे थे, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या हुआ है, इसका परावर्तक सतह जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहीं पे मैं तस्वीर बना लेता हूँ। ठीक है, पॉलिश जो है ऊपर में किया रहता है, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है ये अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये तो लेप पॉलिश किया हुआ है ना साइड में, जो ऊपर हुआ उठा हुआ भाग है, यही कह रहा है कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर, जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा ना, देखो यहाँ पे ये अंदर की तरफ झुका हुआ है ना, और इसका बाहरी भाग लेपित किया रहता है ना, पॉलिश किया रहता है। तो कह रहा है कि ये क्या कहलाता है,
तो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण ना ये क्या करता है, प्रकाश को सिकोड़ता है, इसलिए इसको ना, दोबारा सुनिए, अवतल दर्पण प्रकाश को सिकोड़ता समझ रहे ना, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो इसका उपयोग में, तो ये लाइट बिहेवियर होता है, लाइट बिहेवियर प्रकाश को सिकोड़ता है ना। जैसे मान लो ये प्रकाश, उसमें क्या था उत्तल दर्पण में, ये प्रकाश को बिखेर रहा था, ये क्या करेगा, जो प्रकाश बिखेर रहा है ये इसे सुकर लेगा है ना, एक जगह कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, तो ये प्रकाश को सिकोड़ता है, बस ऐसे ध्यान रखना। इमेजियर को, ये इमेज को क्या करता है, आप देख सकते हैं छोटा को, ये छोटा इमेज को, जहाँ पे छोटा इमेज आपको यहाँ पे रहेगा तो इसे बड़ा बना देता है। कौन, तो अवतल दर्पण। तो जस्ट उत्तल दर्पण का अपोजिट होता है अवतल दर्पण, बस इतना ध्यान रखना। अब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। देखो डॉक्टर ना आँख कान नाक में ENT वाले डॉक्टर होते हैं ना, वो अपने उपयोग में लेते हैं। गले के निरीक्षण के लिए इसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग जो है से बात है दांत के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, बेसिक से बात है। टॉर्च में है ना, कार तथा स्कूटर के जो है हेडलाइट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉर्च, कार, जो टॉर्च आप जलाते हैं है ना, तो आप देखेंगे ये प्रकाश को सिकोड़ता है, इसलिए प्रकाश को सिकोड़ेगा तो दूर तक जाएगा। मोटरसाइकिल में जो लगाया जाता है ना, स्कूटर में लगाया जाता है, ये प्रकाश को ज़्यादा दूर तक भेजता है ना, ज़्यादा दूर तक भेजता है, ये बिखेरता नहीं है। स्ट्रीट लाइट में आपने देखा कि भाई ये बिखेर रहा था, ये बिखेरता नहीं, लंबे दूर तक ये भेजता है प्रकाश को। तो जाहिर सी बात है कि अवतल दर्पण जो जाहिर सी बात है उसमें उपयोग में होता है। ठीक है, देखो टॉर्च, कार, स्कूटर के जो हेडलाइट होता है उसमें प्रयोग में लेता है ना। सोलर कुकर है ना, सेविंग दर्पण में भी जाहिर सी बात है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का। चलिए, तो आपने क्या देखा कि भाई समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, इसका उपयोग भी आपने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ, तो आपने ये सारे की पॉइंट को कवर कर लिया। देखो भाई आपने क्या पढ़ लिया सर, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। समतल दर्पण, उससे पहले हम लोग क्या समझे थे, बिंब क्या होता है ना, बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, ये सब मैं समझा दिया हूँ। उसके बाद हम लोग समतल दर्पण का उपयोग देख लिए। समतल दर्पण क्या होता है ना, सॉरी उत्तल दर्पण क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग देख लिए, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग यूज। उत्तल दर्पण देख लिए, सॉरी अभी ये हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ये नहीं पढ़े हैं। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो बनेगा तो इसका क्या क्या स्थिति होगा ये नहीं अभी पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा करेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग देख लिए, यहाँ तक इतना पॉइंट कवर कर लिए। ठीक है ना, चलो तो इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे एक दो बार रिवीजन करो, जो साइंस में वीक हो, यही तरीका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा किधर चला गया कि गोलीय दर्पण से संबंधित जो है कुछ शब्दावली है, मैं आपको बोला हूँ इसका जो है शब्दावली थोड़ा सा परेशान करता है। टर्मिनोलॉजी जो होता है ना, टर्मिनोलॉजी, ये शब्दावली आपको परेशान करता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये कल के लिए छोड़ दो इसे, है ना, मैं कल करवा दूँ इसे अच्छा से, क्योंकि आज नॉमरिकल भी है ना, प्रतिबिंब का स्थिति कैसे बनेगा वो सारी चीज़ें ना कल के वीडियो में बता दे। चलो ये मैं थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ इसका शब्दावली, ताकि आप 2-4 बार प्रैक्टिस करके आना, तो बाकी चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। देखो यहाँ पे जब प्रतिबिंब का स्थिति देखेंगे ना हम, चाहे मैं बात करूँ अवतल दर्पण के संदर्भ में या उत्तल दर्पण के संदर्भ में, दोनों संदर्भ में, यहाँ पे मैं लिख ही दिया हूँ, देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण में दोनों आ जाता है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, है ना। तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र, यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको दिखेगा, क्या लिखा हूँ भाई, गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो वक्रता केंद्र क्या होता है, जरा सा देखिए। अच्छा, कई बार ना आपके एग्जाम में ना वक्रता केंद्र को ना लिख के देता है कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। यहाँ पे आप देखते हैं ये कर्वेचर है ना, इसका स्पेलिंग होता है CURVATURE, कर्वेचर इसे पढ़ते हैं। ठीक है, कई बार कर्वेचर लिख के देता है ना, वक्रता केंद्र लिख के नहीं देगा, कर्वेचर खाली लिख के देगा। ठीक है, तो कर्वेचर सेंटर लिख के देगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वक्रता केंद्र को ही इंग्लिश में हम लोग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक, ये होता है क्या है जरा सा देखना, मैं तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद नॉमरिकल सब कुछ करवाऊंगा। अब यहाँ पे जरा सा एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ वक्रता केंद्र है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या है भाई, देखो करेक्ट, गोलीय दर्पण जिसकी खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले भाग के केंद्र, है ना, केंद्र को हम लोग जो है ना 80 से डिनोट करते हैं, केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखो क्या होता है जरा सा देख लो, ये क्या है गोलीय दर्पण का, मान लो कि ये सपोज दैट ये कौन सा दर्पण आपको दिख रहा होगा, गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है। गोलीय दर्पण में 2 दर्पण आता है, उत्तल और अवतल। तो आपको क्या दिख रहा है ना, तो आप कहेंगे सर ये अवतल दर्पण हमें दिख रहा है, क्योंकि इसका जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है ये भाग धंसा हुआ है, और जहाँ पे लेप लगाया गया है, पॉलिश किया हुआ है, तो उसे
वो वाला भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ, तो ये जाहिर सी बात है अवतल दर्पण है ना। अब ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे सेंटर पे है ना, आप देख सकते हैं केंद्र पर है, तो ये शीशे से डिनोट करता है, तो यही होता है वक्रता केंद्र। ठीक, ये प्रतिबिंब का पिछले भाग है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे वाला भाग ये सब है, आपको पता होना चाहिए। इधर मैं बना रहा हूँ, एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई वक्रता केंद्र जो है मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले भाग के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना, जो कि आपने देख लिया यहाँ पे तस्वीर में, यहाँ पे इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ आपको दिखेगा कि यहाँ पे ध्रुव पॉल किसे कहेंगे, तो ज़रा सा देख लो, बहुत आसान है, ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे आप पूरे जो है लेंस वाले में भी आपको काम देगा, ठीक है। यहाँ पे ये सी वाला हो गया, अब देखो ये पी पॉल क्या होता है, तो आप यहाँ पे इस लाइन को देखिए, आगे लिख दिया हूँ करके, दर्पण के परावर्तक सतह पर जो है स्थित केंद्र को दर्पण ध्रुव कहते हैं, या फिर इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक सतह, यहाँ पे परावर्तक सतह, मान लो कि यहाँ पे जो परावर्तक सतह होता है, परावर्तक जो बिंदु होता है, समझ रहे हैं ना भाई, यहाँ पे ये परावर्तक बिंदु, ये जैसे हम लोग पोल कहते हैं, तो परावर्तक सतह शब्द को पकड़िए, परावर्तक सतह पर स्थित केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पोल कहते हैं, तो जैसे बात से हम लोग पी से दर्शाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख लो भाई, वक्रता तिरजा किसे कहेंगे, ये वक्रता तिरजा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है ना वक्रता तिरजा है। ये क्या होता है सर, एक मिनट मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब यहीं पे लोग गलत करते हैं ना, रेडियस और कर्वेचर जो होता है ना, यहाँ पे देखो मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, गलती मत करिएगा। किधर चला गया लाइन भाई, यहाँ पे लेता हूँ। ये क्या होता है, देखो ये वक्रता केंद्र और पॉल के बीच का जो दूरी होता है ना, ये वाला दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी आप देख सकते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, सेंटर ऑफ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना। या फिर आप सीधे तौर पे कह सकते हैं सर, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता तिरजा कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता तिरजा कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, बेसिक बातें हैं, गलती मत करना भाई, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो आपने ये भी देख लिया, आप यहाँ पे देख लो, मैं जो चीज़ आपको बोला हूँ वही लिख भी दिया हूँ। करे वक्रता तिरजा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, करे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहता है भाई, वक्रता तिरजा कहते हैं। बस काम खत्म। अब देखो फ्रेंड्स, 2-3 पॉइंट और है। फोकस क्या होता है भाई, यहाँ पे देख सकते हो, तो तिरजा के आधे भाग को फोकस कहते हैं, तिरजा का आधे भाग को। अब यहाँ पे देखो भाई, ये तिरजा हो गया ना भाई, मैंने बोला ना कि वक्रता तिरजा किसे कहेंगे, तो वक्रता केंद्र और पोल के बीच की जो दूरी है ना, अब यहाँ पे ध्रुव के बीच की दूरी है, तो इसे हम लोग तिरजा कहते हैं, वक्रता तिरजा। ये पूरा वक्रता तिरजा था ना, और इसके आधे दूरी को, यहाँ पे जो आधे दूरी है बीच में एफ है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बस देखो भाई, सब एक दूसरे से लिंक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गलती मत करिएगा, एक बार समझ लीजिए वीडियो को। अगर आपको स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख सकते हो, या फिर फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख सकते हो। तो देखो कह रहा है कि फोकस क्या होता है, तो तिरजा के आधे दूरी को क्या कहते हैं भाई, फोकस कहते हैं, बस, या फिर आधे को फोकस कहते हैं। बिंब क्या होता है सर, बिंब के बारे में आपको समझा चुका हूँ कि वस्तु को बिंब कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट लिए हैं, मान लो कि ये मोमबत्ती है, इसका एग्जांपल मैं समझाऊँ ना अभी, ये तो ये क्या है, ये वस्तु क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसी को हम लोग बिंब कहते हैं। और जाहिर सी बात है, ये बिंब आ गया किस में, फ्रेम में आ गया, दर्पण के फ्रेम में आ गया, तो ये प्रतिबिंब हो गया, है ना, तस्वीर बन गई। प्रति का मतलब क्या, इसका दूसरा भाग यहाँ पे बन गया दर्पण में, तो प्रतिबिंब हो गया। बिंब क्या हो गया, वस्तु है, वस्तु में भाई कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वस्तु के बारे में आपको बिंब के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊँ पहले ही, तो कह रहा है देखो यहाँ पे बिंब क्या होता है, कह रहे वस्तु को बिंब कहा जाता है, यह हमेशा बाईं ओर होती है, हमेशा बाईं ओर। बाईं ओर दाईं ओर क्या होता है सर, देखो ये है, इधर है दाईं ओर और इधर है बाईं ओर, तो हमेशा वस्तु क्या होगा, इस साइड होगा, है ना, बाईं ओर होगा, ये ध्यान रखना। ये कह रहा है हमेशा बाईं ओर होता है, और इसे यू से दर्शाया जाता है, वस्तु को किससे, यू से दर्शाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया, यू से दर्शाया जाता है। यह हमेशा जो है निगेटिव होता है ना, यह हमेशा निगेटिव होता है, बिंब हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे बात है, जो बाईं ओर होगा, यहाँ पे बाईं ओर होगा, लेफ्ट साइड होगा, ये हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलो, प्रतिबिंब क्या होता है सर, तो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर जहाँ किरणें मिलती है, दर्पण के अंदर जहाँ किरणें मिलती है, तो किरण जहाँ पे मिलेगा तो वहीं पे दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा ना, जाहिर सी बात है, तो उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा, इसे जो है हम लोग किसे, तो भी से किसे, तो प्रतिबिंब को भी से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। और ध्यान रहे, प्रतिबिंब जो है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं हमेशा पॉजिटिव नहीं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है
ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है, दोनों कंडीशन इसका हो सकता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, मैं लिख भी दिया हूँ, बस ध्यान रखना। ये जो है कॉनकेव मिरर का सिंबल है ना, अवतल दर्पण का है, अवतल दर्पण का। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए, नॉमेरिकल बताऊंगा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये सब बता रहा हूँ। देखो, दर्पण के दाहिनी राइट साइड जो है पेंट किया जाता है, दाहिनी साइड में, राइट साइड में पेंट किया जाता है। अभी मैं आपको बोला हूँ ना, यहाँ पे इस साइड में इस तरीके से पेंट किया जाता है। यहाँ पे अगर उत्तल दर्पण में देखा जाए तो इस तरीके से पेंट किया जाता है। तो राइट साइड इसका ये हुआ, ये होता है राइट साइड। देखो राइट साइड क्या होता है, देखो मैं दोनों दर्पण में बता देता हूँ। ये क्या है, तो मैं जैसे ही बोल रहा हूँ तो आप कहिएगा सर ये जो है अवतल दर्पण है। तो ये हो गया इसका राइट साइड। उत्तल दर्पण में देखो, तो देखो यहाँ पे, तो इसका भी राइट साइड ये हो गया है ना। तो चूंकि ये उत्तल दर्पण का यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ये भाग उभरा हुआ ऊपर की तरफ उठा हुआ है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या है कि ये नीचे की तरफ धंसा हुआ है, ये ध्यान रखना। यही कह रहा है। तो कह रहा है कि दर्पण के दाहिनी राइट साइड पेंट किया जाता है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो या समतल हो। कह रहे प्रकाश सदैव जो है लेफ्ट साइड से, प्रकाश हमेशा लेफ्ट साइड से, इधर से पड़ता है, ये दोनों दर्पण में लेफ्ट साइड से पड़ेगा, या फिर कोई भी दर्पण हो। तो वही कह रहा है कि प्रकाश सदैव जो है लेफ्ट साइड से आती है। वस्तु सदैव लेफ्ट साइड रखते हैं, वस्तु भी प्रकाश जिधर से आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तब ना इधर से प्रकाश जाएगा दर्पण पे, तो जाहिर सी बात वस्तु कहाँ पे रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में रखेंगे। देखो ये है राइट साइड और इधर होता है लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड। मैं थोड़ा सा दिशा भी बता दूँ क्या, कोई बात नहीं, दिशा के बारे में आपको नॉलेज होगा नहीं है, तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो भाई, लेफ्ट राइट, तो पहले ये हो गया भाई आपका लेफ्ट पेज पे, ये हो गया लेफ्ट, और ये हो गया टॉप, और ये हो गया बॉटम। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेफ्ट और राइट थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो, राइट साइड का जो है सभी मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। राइट साइड का सभी मान पॉजिटिव होता है। मान लो ये दर्पण है, समतल दर्पण है, इस साइड का राइट साइड का सभी मान पॉजिटिव होगा, यही कह रहा है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था, कुछ शब्दावली था जो आप ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से चीज़ों को शुरू करेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है ना, कैसे जो है अवतल दर्पण द्वारा बनेगा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का स्थिति क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे, और साथ में नॉमेरिकल क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट कवर करवा दूंगा और आप इस चैप्टर में बोनाफाइड बन जाइएगा। ठीक है, तो पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद मैं PDF जो देता हूँ आपको, ये पेड बैच में मिलता है ना सारे PDF, तो आप ऐसे रिविजन जरूर करिएगा। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या बाकी सब्जेक्ट हो, डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चूँकि ये वीडियो जाहिर सी बात है आप सबको पता है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, तो कई बार क्या होता है ना कि चूँकि मैं इसे रिपीट नहीं कर पाता हूँ, तो इनकेस कई बार दोबारा सुनिए, चूँकि लगातार मैं पढ़ा रहा होता हूँ है ना, तो उल्टा बोल देता हूँ, तो भाई उसे भी मैं पुनः जो है फिर से सही कर देता हूँ। तो अब ये मत सोचिए कि सर आपने यहाँ पे ये बोल दिए, ये होना चाहिए, तो मैं ऑलरेडी मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक पार्ट और आएगा फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका स्थिति कैसे बनेगा वो, और साथ में नॉमेरिकल, दो चीज़ें रह गया है, तो वो अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जरा सा देख लेना क्या क्या रह गया है दर्पण वाले में। लगभग छोटा सा ही वीडियो होगा, लगभग मुझे लगता है 20-25 मिनट का एक और वीडियो आएगा। तो देखो, इसमें अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब का स्थिति बनेगा वो रह गया है, और उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब क्या होगा, वो आवर्धन क्या होता है, ये बेसिक बातें हैं, और उसका जो है नॉमेरिकल क्वेश्चन भी रह गया है ना, तो वो अगले वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ और रह गया है, मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे लिखा हूँ, आप देख रहे होंगे, ये F बराबर फोकस दूरी जो है ना, त्रिज्या का आधा होता है ना, ये फोकस दूरी होता है ना, त्रिज्या का आधा कैसे हुआ आपने देखा ना। देखो ये है ना, एक मिनट क्या हो रहा है भाई, हाँ, ये वक्रता केंद्र है और ये पोल है, ध्रुव है, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और ये फोकस दूरी किसका है, इसका आधा है। ठीक है, बीच में है, तो यही यहाँ पे लिखा हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे भाई। F बराबर क्या होता है, F बराबर ये त्रिज्या का आधा होता है ना, तो F बराबर R बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये 2F होगा। बेसिक बातें हैं, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो कह रहा है कि 40, इस लाइन को देखिएगा, कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, बेसिक बात है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, मान लो कि दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, चीज़ों को समझ लीजिए एक बार। ये क्या हो गया भाई, आप कहेंगे सर ये हो गया पोल, ध्रुव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और ये पूरा वक्रता त्रिज्या हो गया। कलर मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ये वक्रता त्रिज्या हो गया है ना,
तो चूँकि आपको फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी दोनों के बीच का आधा होता है। यहाँ पे C है और यहाँ पे P है ना। C का मतलब क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर यह जो है वक्रता केंद्र हो गया, और P का मतलब क्या हो गया, पोल हो गया, ध्रुव हो गया। दोनों का बीच का दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ये रेडियस होता है ना, वक्रता त्रिज्या ये कहते हैं हम लोग इसे, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यही तो कह रहा है। तो देखो भाई, तो F बराबर क्या होगा, तो R/2 होगा। तो R कितना है, तो आप कहेंगे सर ये जो R दिया गया है वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है, 40 है, बट्टे में 2 फार्मूला में ही आता है। 2 क्यों लिखते हैं तो आपने समझ लिया, तो इसको आधा करिए, ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर होगा। बस ये कुछ बेसिक बातें था। तो कल के क्लास में हम लोग ना जो अगला वीडियो आएगा, हो सकता है आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसमें बाकी चीज़ बता दूंगा। जो पॉइंट मैं बताया हूँ कि भाई जो रह गया है वो हम लोग अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।